तो ये उनकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी हार थी। इन तीनों मसलों पे मैं पहली बार ये देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत डिफेंसिव थे। ये दरअसल इस ओर इशारा कर रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री जी बहुत कमजोर हो चुके हैं। तो अगर ये पिछले एक साल का आकलन करेंगे तो मुझे एक बहुत ही निराश, हताश और परेशान प्रधानमंत्री दिखाई पड़ते हैं। आरएसएस को उन्हीं के तरीके से कद्दावर नेता खड़ा करना पड़ेगा। आरएसएस जरूर चाहेगा कि 2029 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा नया चेहरा है सामने। उनको रीढ़ की हड्डी वाला आदमी, ईमानदार, तटस्थ आदमी पसंद ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ है। बहुमत न मिलने के बाद अब मोदी एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं और अब जो भी कदम उठा रहे हैं उससे फायदा कम, नुकसान की बात ज्यादा होने लगी है। राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेना उनको पड़ रहा है। तो आखिर क्या है उनके इस बदले हुए रवैये के पीछे की वजह? क्या गठबंधन की मजबूरियां या बदलते राजनीतिक समीकरण है? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। इस खबर की असलियत बताएंगे आशुतोष। खबर की असली खबर आशुतोष जी बताएंगे और चर्चा करेंगे कि मोदी के व्यवहार में क्या अंतर आया है। क्या बहुमत ना मिलना एक बड़ा कारण है जो मोदी के चेहरे पर रंग रूप थोड़ा कमजोर नजर आता है? आशुतोष जी क्या कहेंगे सर इस पर? बिल्कुल, देखिए अंकुर, राहुल माफ करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आए अब एक साल हो गया है। हालांकि वो लगातार 11 साल देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन तीसरा जो टर्म है, ये तीसरा टर्म उनके बाकी के 2 टर्म की तुलना में बहुत अलग टर्म है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि इस बार उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास 282 सांसदों का आंकड़ा था। उसके बाद 302 उनके पास आंकड़े थे जब वो दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने। और अब इस बार उनके पास सिर्फ 240 का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि एनडीए गठबंधन की वजह से वो केंद्र के अंदर भी है और सरकार में है, तो पूरी तरीके से बहुमत में है और सरकार को कोई बड़ा खतरा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन एक प्रधानमंत्री जो अपने आप को इनविंसिबल मान के चल रहा हो, एक प्रधानमंत्री जो अपने आप को एक मसीहा के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हो, शुरू से करते रहे हैं, एक प्रधानमंत्री जो अपने आप को डेस्टिनीज चाइल्ड बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा जन्म इस देश को बहुत बड़ा एक सुपर पावर, विश्वगुरु बनाने के लिए हुआ है, इस तरीके की बातें वो करते हैं। वैसा नेता जब 2024 के लोकसभा के चुनाव में खुद अपनी सीट पर अप्रत्याशित रूप से एक कमजोर जीत हासिल करता है और उस जीत के लिए अमित शाह को बाकायदा बनारस में 2 दिन पहले नियुक्त किया जाता है, तो ये उनकी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी हार थी। जब वो अपनी जीत के लिए वो स्ट्रगल करने लगे, संघर्ष करने लगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत शेक किया और उसका नतीजा ये दिखाई पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक भी नहीं हुई जिसमें उनको औपचारिक तौर पर लीडर ऑफ हाउस भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल का नेता चुना जाता। ये अपने आप एक रहस्य है कि उन्होंने क्यों नहीं ऐसा किया। उसकी जगह एनडीए की बैठक हुई जिसमें बहुत सारे गैर सांसद लोग भी मौजूद थे और ये एक नाटक लिखा गया, एक प्रहसन लिखा गया कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए ने अपना नेता चुना है, लिहाजा वो प्रधानमंत्री है। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी बनारस की हार के बाद और उनके हिल गए जो कॉन्फिडेंस था उसका प्रतीक था। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए तो 3 चीजें डिफाइन करती हैं उनके इस पूरे एक साल को। एक, नरेंद्र मोदी तमाम कोशिश कर ली लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाए। दूसरा, कास्ट सेंसस पर जो हमले राहुल गांधी लगातार कर रहे थे, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समय में पाप बताया था, देश के लिए खतरनाक बताया था, अंत में उसी कास्ट सेंसस को करवाने के लिए वो तैयार हो गए और आरएसएस को भी बात माननी पड़ी। यह उनकी राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी हार थी और इसको मैं वैचारिक हार के तौर पर देखता हूं। और तीसरा, उनके रहते हुए पहलगाम में हिंदुओं की पहचान करके मारा जाना और उसके बाद अचानक ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो सीजफायर कर देना
और उसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं दे पाना। इन तीनों मसलों पे मैं पहली बार ये देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत डिफेंसिव थे। लगभग 10 साल तक जो प्रधानमंत्री थे वो कभी नागपुर नहीं गए और कभी नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं गए और आरएसएस प्रमुख कभी प्रधानमंत्री के निवास पर नहीं गए। लेकिन आरएसएस ने इतना दबाव डाल दिया उनके ऊपर कि वो अपनी पसंद का अध्यक्ष नहीं चुन पाए और अभी भी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, जबकि उनके पास 3 पद हैं। वो पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर भी है और राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस भी हैं और उसके अलावा प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो पार्टी का अध्यक्ष न चुन पाना, आरएसएस का लगातार उनके ऊपर दबाव होना, विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी का पूरी तरीके से गायब होना और उस जीत का सेहरा आरएसएस के सिर पर बंधना कि उनके कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की, ये दरअसल इस ओर इशारा कर रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री जी बहुत कमजोर हो चुके हैं। और जिस कास्ट सेंसस पर जिस राहुल गांधी को वो लगातार उनकी पार्टी, उनका जो आईटी सेल है, ट्रोल आर्मी है, लगातार हमले करती है और उनको एक तरीके से राजनीति में एक बहुत ही अवयस्क करार देने की कोशिश करती है, उन्हीं राहुल गांधी के सामने झुकते हुए उन्हें कास्ट सेंसस के लिए तैयार होना पड़ा। ये उनकी दूसरी बड़ी हार थी। और तीसरी बड़ी हार अब सीजफायर के मसले पर है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत अकेला पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है और खुद देश के अंदर भी उनके ऊपर उनके अपने ही साथी, उनके अपने ही बीजेपी के समर्थक, उनके अपने ही दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। तो अगर ये पिछले 1 साल का आकलन करेंगे तो मुझे एक बहुत ही निराश, हताश और परेशान प्रधानमंत्री दिखाई पड़ते हैं। आपने जो बातें कही और राहुल गांधी जो के सामने एक हिसाब से वो हार रहे हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं वो उनको करना पड़ रहा है। आरएसएस के हेडक्वार्टर में 10 साल तक नहीं गए, अब गए, अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं और उनकी आलोचक भी उनकी आलोचना करने लगे हैं। अगर यही रहा, यही उनका ऐसा ही माहौल बना रहा मोदी जी के खिलाफ उनके आलोचकों में भी, तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस, क्योंकि चर्चा तो चलती है, एक उसने सेट की है बीजेपी ने, इस उम्र के बाद हटाया जाएगा पीएम को, कोई भी पीएम का, तो आपको लगता है ये एक बहाना हो जाएगा पीएम मोदी को हटाने के लिए और आरएसएस एक कदम उठा सकती है मोदी को हटाने के लिए? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत दूर की कौड़ी है। प्रधानमंत्री जी कमजोर हुए हैं, निराश है, हताश है, परेशान है, लेकिन इतने कमजोर नहीं हुए कि आरएसएस उनको हटा सके। देखिए, आरएसएस उनको हटा सके, ये प्रश्न अपने आप में इसलिए थोड़ा सा गैर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फिर आरएसएस को एक उन्हीं के तरीके से कद्दावर नेता खड़ा करना पड़ेगा, जिसकी आज की तारीख में मुझे कोई उपस्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। और दूसरी बात यह भी है कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके बराबर का लोकप्रिय नेता ना तो भारतीय जनता पार्टी में है और ना ही विपक्ष में कोई नेता है। और ऐसा नहीं है कि उनकी करेंसी पूरी तरीके से खत्म हो गई, आज भी उनके समर्थकों की एक बड़ी फौज है। समर्थकों के अंदर सीजफायर की वजह से जबरदस्त तरीके से दरार पड़ी है, लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग नाराज है कि जब भारत पाकिस्तान को सबक सिखा सकता था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकता था, पाकिस्तान से पीओके छीन सकता था, तब अचानक ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जिसकी वजह से उन्हें सीजफायर करना पड़ा। ये सवाल लोगों के मन में है, लेकिन इस सवाल की वजह से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे, ये बात मुझे नहीं हजम होती। ना मैं ये मानता हूं कि वो इतने कमजोर हो गए कि आरएसएस उनको हटा पाएगा। आरएसएस जरूर चाहेगा कि 2029 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा नया चेहरा है सामने, ये एक सोच हो सकती है। और इसी वजह से आरएसएस चाहता है कि इस वक्त जो नया अध्यक्ष बीजेपी का बने वो उनकी पसंद का हो, वैसा आदमी हो जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने घुटने न टेके, नतमस्तक ना हो, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके और उनके कहे हर अच्छे बुरे को अक्षरशः पालन ना करे। तो ऐसा आदमी चाहते हैं जो जिसकी रीढ़ की हड्डी हो। यानी आपका कहने का मतलब है आरएसएस अब एक ऐसे शख्स को ऊपर लेके आएगी जो मोदी के बराबर हो और उनके सामने झुके ना, और ये प्रक्रिया शुरू होगी 2029 में खासकर तक। नहीं, बिल्कुल, ये प्रक्रिया आज पहले से शुरू है। चुनाव 24 का चुनाव के बाद से प्रक्रिया शुरू होगी। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जेपी नड्डा ने यह कहा था कि वो सक्षम हो गए, बीजेपी सक्षम हो गई है। जब चुनाव के नतीजे आ गए और भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला, तब आरएसएस के नंबर 2 नेता हाउस बोले दिल्ली आए थे। अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ उनकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में सवाल पूछा गया था कि आप हमें बता दीजिए
कि अगर बीजेपी पूरी तरीके से सक्षम हो गई है, उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, फिर हम अपने अपने रास्ते पे चलते हैं। और उसके बाद बीजेपी की हालत खराब हुई थी और उसके बाद से लगातार ये दबाव बनता जा रहा है बीजेपी के ऊपर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो आरएसएस के पसंद का आदमी अध्यक्ष के पद पर सुशोभित करे। लेकिन बीजेपी भी इस बात, नरेंद्र मोदी भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर बीजेपी का अध्यक्ष उनकी पसंद का नहीं हुआ और उनके हिसाब से नहीं चलेगा, तो फिर उनके लिए सरकार चलाना भी मुश्किल हो पाएगा। और जिस तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग 2014 से 2019 और 2019 से 2024 के बीच में हुई, वो नहीं हो पाएगी। और ये नरेंद्र मोदी का स्वभाव भी नहीं है। वो हर पद पर ऐसा आदमी चाहते हैं जो आंख बंद करके उनके कहे पर चले। उनको रीढ़ की हड्डी वाला आदमी, ईमानदार तटस्थ आदमी पसंद ही नहीं है। तो इसलिए जब आरएसएस ने अंगद की तरीके से अपना पैर अड़ा दिया है, तो ये तभी अड़ाया है जब आरएसएस को भी लग गया है कि अब नरेंद्र मोदी के बल पर अकेले चुनाव नहीं जीता जा सकता। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा 2023 में आउटलुक, माफ करिएगा, जो इनका ऑर्गेनाइजर मैगजीन है, उसमें उन्होंने लिखा था कि आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये 2 साल पहले उन्होंने लेख लिखकर इस ओर इशारा कर दिया था। अब वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो समझ गए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी बनारस में अगर हारते हारते चुनाव बच जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि अब उनके बल पर आप लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब आपको नए चेहरे की जरूरत होगी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होगी जो पार्टी और पार्टी की विचारधारा को आगे ले जा सके। और दूसरी बात यह कि वाकई में नरेंद्र मोदी अब 75 साल के हो रहे हैं, तो कितनी देर तक पार्टी उनके नेतृत्व में आगे लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। पार्टी को और आरएसएस को एक नया नेतृत्व चाहिए, एक नई ऊर्जा चाहिए, एक कम उम्र का आदमी चाहिए जिस पर वो अगले 20 साल तक के लिए वो राजनीति कर सके, जैसे कि क्रिकेट में हुआ। आपने देखा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह अचानक शुभमन गिल जो है वो कप्तान बन गए। वो इसलिए क्योंकि अगले 5 साल 10 साल की राजनीति करनी है या अगले 5 साल 10 साल की क्रिकेट टीम तैयार करनी है, तो आपको नए लोगों पे भाव देना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि योगी जी राजनीति के शुभमन गिल हैं? नहीं, अभी हम नहीं कह सकते कि अभी वो कप्तान बने नहीं। जिस दिन बनेंगे उस दिन मैं वो बात कहूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के अंदर, ऐसा नहीं है। बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जो अगर उनको मौका मिले तो वो लंबी राजनीति कर सकते हैं और पार्टी को लीड भी कर सकते हैं। उसमें शिवराज सिंह चौहान भी है, उसमें नितिन गडकरी भी हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस भी हैं, योगी आदित्यनाथ का नाम आपने ही लिया है। तो वो सारे लोग हैं। और इसके अलावा भी जब नरेंद्र मोदी को 2000 में भेजा गया था गुजरात में, तब किसको मालूम था कि एक दिन ये इतने बड़े नेता बनेंगे। तो कोई अननोन चेहरा भी आ सकता सामने और वो अननोन चेहरा पार्टी को इतनी ऊंचाई तक ले जा सकता। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आरएसएस ने ये दांव इसलिए खेला है क्योंकि आरएसएस को मालूम हो गया है कि अब नरेंद्र मोदी के बल पे आप लंबी राजनीति नहीं कर सकते हैं। और ये नरेंद्र मोदी की 2024 के लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी हार है, जीतने के बावजूद भी। बिल्कुल, तो यहीं पे शो को खत्म करेंगे। और बात वही है जो शुरुआत में निष्कर्ष निकला और बाद में कि आरएसएस को पता चल गया है कि मोदी के चेहरे पर अब चुनाव नहीं जीते जा सकते और इसीलिए वो स्टार प्रचारक भी चुनाव में नहीं बनाए जाते हैं। चाहे हरियाणा का चुनाव हुआ, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, बाकी जगह चुनाव में मोदी गायब रहते हैं। 1-2 रैलियां पहले ज्यादातर मोदियां रैली की होती थी, अब मोदी को धीरे धीरे गायब किया जा रहा है। अब क्रिकेट में जैसे शुभमन गिल है और ये जी की जो बात है वो, और राजनीति में भी एक नए शुभमन गिल को आरएसएस ढूंढ रही है। शुभमन गिल कौन है? शिवराज हैं, योगी हैं, बाकी कोई और, वो भी समय बताएगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.